मेरी शादी जिस लड़के के साथ हुई थी, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। ये सब कुछ मजबूरी में और जल्दबाजी में हुआ था। शादी की पहली रात जब वह मेरे कमरे में आया तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि ये सब कुछ इस वजह से हुआ है और मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। उसने कहा, खामोश हो जाओ, फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मुझे लगा कि वह मेरी बात मान गया है और मुझ पर रहम करेगा और मेरी बात को समझेगा, लेकिन वह कमरे से बाहर चला गया। जब वह वापस आया तो उसके साथ में एक सफ़ेद चादर थी जिसे वह बिस्तर पर बिछाने लगा। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि मेरी शादी तुमसे ज़बरदस्ती करवाई गई है और तुम यहाँ पर ये सब क्या कर रहे हो? उसने कहा, इसलिए तो मैं ये सब करना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चले कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती थी। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अभी मैं बोल ही रही थी कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बिस्तर पर बिठा दिया। फिर उसके बाद उसने जो मेरे साथ किया। मेरा नाम पूजा है। बहुत कम उम्र में मेरी शादी हो गई थी और अब मेरी बेटी भी उसी उम्र पर पहुंच गई थी जिस उम्र में मेरी शादी हुई थी, लेकिन अभी तक मेरी उम्र सिर्फ 38 साल थी। मैं अभी जवान थी, खूबसूरत थी। मेरा पति बड़ा ही गुस्से वाला आदमी था। उसने सारी ज़िंदगी कोई सही फैसला नहीं किया था, लेकिन यही कहता था कि जो मैंने किया वो बिल्कुल ठीक किया है। उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। वह एक आदमी के साथ काफ़ी अरसे से काम कर रहा था, यूँ समझे कि उसकी गुलामी कर रहा था, और फिर आखिरकार वह उस मुकाम तक पहुंच गया था कि प्रधान की सीट के लिए खड़ा होने वाला था। मेरे पति ने कहा कि मैं प्रधान बन जाऊंगा तो बहुत फ़ायदा होगा। वैसे भी मुझे सब लोग जानते हैं, ये बात तो सही है। उसे जानते सब हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचते थे। पता नहीं उसे अपने बारे में क्या गलतफहमी थी कि वह प्रधान की सीट के लिए खड़ा होकर ये सोच रहा था कि सब लोग उसे ही वोट देंगे। ये सब तो अपनी जगह, लेकिन आजकल मुझे अपनी जवान बेटी की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वह बार बार छत पर जाती थी और सामने जिन लोगों का घर था वह बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं थे। एक दिन तो मैंने अपनी बेटी के पास मोबाइल देख लिया, जबकि मोबाइल तो मेरे पास भी नहीं था। दिल तो किया कि यही पर उसका मोबाइल तोड़ दूं और मारकर उसका मुंह उतार दूं कि उसने हमसे झूठ बोला। मोबाइल पास रखा है तो ज़रूरी किसी लड़के से ही बात करती होगी, लेकिन मैं चुप हो गई क्योंकि मुझे पता था कि जिस काम से रोकेंगे वह वही ज़्यादा करेगी। मैंने अपने पति से कहा कि नीलम की शादी करवा देते हैं, अब वह जवान हो गई है। मेरे पति ने कहा, अभी उतनी भी जवान नहीं हुई है। मैंने कहा, क्यों, मेरी भी तो इसी उम्र में शादी हो गई थी। मेरे पति ने कहा, हाँ, और इस बात का ताना तुम मुझे अभी तक देती हो कि मैं तो छोटी सी थी तो मेरी शादी करवा दी थी, अब तुम अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती हो। मैंने कहा, शायद माँ बाप ने ठीक ही किया था, शादी जल्दी ही करवा देनी चाहिए। मेरे पति ने कहा, क्या मतलब है? क्यों, क्या हो गया? नीलम ने कुछ किया है? मैंने कहा, नहीं, मेरा मतलब है कि देखो, मेरी शादी जल्दी हो गई थी, बेटी जवान हो गई है, लेकिन मैं खुद अभी भी जवान हूँ। कल को नानी बन जाऊंगी तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि मैं नानी हूँ। जल्दी जल्दी शादी हो जाती है तो इंसान में बहुत हिम्मत होती है, ताकत होती है, बाद में तो शरीर भी साथ नहीं देता। मेरे पति ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, पंडित जी का एक भतीजा है, बहुत अच्छा लड़का है, उसके साथ अपनी नीलम की शादी करवा देते हैं। मैंने कहा, तुम क्यों पंडित जी की गुलामी कर रहे हो? अब तो बस कर दो। मेरे पति ने कहा, उनकी गुलामी की वजह से ही ये घर चलता है और उनका भतीजा बहुत अच्छा है। मैं अपनी बेटी के लिए बुरा फैसला थोड़ी ना करूँगा। मैंने कहा, ठीक है, फिर उसकी शादी पक्की करवा दो और जल्द से जल्द उसकी शादी कर देते हैं। मेरे पति ने कहा, फिर उसकी शादी तो चुनाव से पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव के दौरान और उसके बाद तो मुझे समय ही नहीं मिलेगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं बात करता हूँ। हमारा कौन सा कोई बड़ा परिवार है, बस शादी की रस्म कर लेंगे और सूरज के साथ
शादी कर देंगे। मैंने पूछा, लड़के का नाम सूरज है? तो मेरे पति ने कहा, हाँ, उसका नाम सूरज है। वह बहुत अच्छा कमाता है, उसके माँ बाप नहीं है, वह घर में अकेला रहता है, बहुत अच्छा इंसान है। ये समझो कि बहुत सीधा और अच्छा लड़का है। मैंने कहा, आजकल तो कोई भी सीधा और अच्छा नहीं है, और आप इसकी जवाबदारी ले रहे हैं। तो मेरे पति ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं इसे आते जाते देखता हूँ, मेरी तरह ही है, गुस्से का थोड़ा तेज है, हमारी बेटी से थोड़ा है पर जवान है, वैसे अच्छा इंसान है। मैं समझ गई कि वह मेरे शौहर जैसा ही होगा, पर अभी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर मेरी बेटी कोई कदम उठा बैठी तो सबने मेरी परवरिश पर ही बातें करनी थी। मेरी बेटी से एक गिलास भी टूट जाता था तो मेरा पति कहता था कि क्या परवरिश की है तुमने इसकी, जबकि गिलास तो किसी से भी टूट सकता है। मेरे पति को हमेशा अपनी गलती की जिम्मेदारी दूसरे पर डालने की आदत थी। मैंने जब अपनी बेटी को बताया कि 2 हफ्ते में तुम्हारी शादी हो जाएगी, तैयारी कर लो, उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि जैसे वह शादी नहीं करना चाहती, और क्यों नहीं करना चाहती ये भी मैं अच्छे से समझ गई थी। मैंने उसे कहा कि अब तुम्हारी शादी हो रही है, उल्टे सीधे काम छोड़ दो, नहीं तो बाद में तुम्हारे लिए बहुत समस्याएं बनेगी। और एक बात हमेशा याद रखना, आदमी जिस औरत से बातें करता है, दोस्ती करता है, वह उससे कभी शादी नहीं करता। मेरी बेटी को भी मैंने इशारा दे दिया कि मुझे उसकी हरकतों के बारे में पता है। वह चुप हो गई। मुझे लगा कि बस उसकी उड़ान इतनी ही थी। यह डर गई है, किसी से यारी दोस्ती कर ली होगी, 2-4 दिन बात कर ली होगी, लेकिन शादी तो उसने हमारी मर्जी से ही करनी है, क्योंकि अगर मैं अपने पति से बहुत डरती थी तो वह इसका तो पिता था। ये अपने पिता से भी बहुत ज़्यादा डरती थी। मुझे थोड़ी राहत हुई कि चलो ये जल्दी ही डर गई और चुप हो गई। शादी का दिन 2 हफ्ते बाद का ही तय हो गया। लड़के से बात कर ली थी, उसे कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि मेरी बेटी दिखने में अच्छी थी और उम्र में भी उससे कम थी। मैट्रिक भी लगभग हो ही गया था, पेपर उसने दिए हुए थे, रिजल्ट अच्छा आता ना आता शादी तो कंफर्म थी। मेरे पति ने शादी की तैयारी कर ली और शादी का दिन करीब आ गया। मैंने अब लड़के को देखा तो मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे पति जैसा ही है, गुस्से वाला और अपनी जिद का पक्का। लेकिन मेरी बेटी को शायद यही व्यक्ति काबू कर सकता था, क्योंकि वह कौन सा सीधे रास्ते पर थी। उसने भी तो गलत काम किया हुआ था। ये तो शुक्र है कि मुझे पहले ही पता चल गया, नहीं तो कोई और समस्या हो जाती। फिर हम क्या करते। मेरी बेटी अपने कमरे में थी, ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था और मैं बाहर मेहमानों को भी देख रही थी। जब एक नज़र उसको देखने के लिए गई, क्योंकि अभी मेरे पति ने कहा था कि फेरे होने वाले हैं, बेटी को कहो तैयार हो जाए, फेरों के 1 घंटे बाद विदाई करवा देनी है। जब मैं कमरे में गई तो मेरी बेटी कमरे में नहीं थी। मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मैं हैरान रह गई, वह कहाँ चली गई। बाहर जाने का एक ही रास्ता था, वह यहाँ पर नहीं थी। इसका मतलब कि जो मैं सोच रही थी वह हो चुका था। आसपास देखा, उसे तलाशने की कोशिश की। हो सकता है कहीं बाथरूम गई हो या कहीं और बैठी हो, लेकिन दुल्हन का क्या काम कि वह इधर उधर घूमे फिरे। हमारा तो घर भी छोटा सा था, बाहर वह लोग बैठे थे, बस 3 ही कमरे थे। जब मुझे यकीन हो गया कि वह घर पर नहीं है तो मैंने अपने पति को कमरे में बुलाया, उनसे कहा, क्या बात है, मैं बाहर मेहमानों के पास बैठा हूँ, तुम्हें अपनी पड़ी है। मैंने कहा, मेरी पूरी बात तो सुनो, हमारी बेटी घर पर नहीं है। मेरे पति हैरान रह गए, क्योंकि उसे भी समझ आ गया कि अगर वह इस वक्त घर पर नहीं है तो इसका मतलब यही है कि वह भाग चुकी है। मेरा पति तो ज़मीन पर बैठ गया। उसने कहा, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं प्रधान के लिए खड़ा होने वाला हूँ। जब लोगों को पता चलेगा कि मेरी अपनी बेटी घर से भाग गई है तो लोग मुझे वोट भी नहीं देंगे। 2 हफ्ते बाद चुनाव है, 2 हफ्ते तक तो सबको पता चल जाएगा। मैंने कहा, तुम्हें अपनी पड़ी है, बेटी न जाने किसके साथ चली गई, अब उसकी जिंदगी का क्या होगा। मेरे पति ने कहा, उसने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। घर से भागी हुई औरतों की समाज में क्या इज्जत होती है, ये तुम भी जानती हो। मैंने कहा, उसने ये सब
क्यों कर लिया? मैंने फिर अपने पति को बताया कि मैंने पहले ही देख लिया था, तभी उसकी शादी की बात की थी। मेरे पति ने कहा, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें उसी दिन मुझे बताना चाहिए था। मैं उससे पूछता कि वह किसके साथ चक्कर चला के बैठी है और उस इंसान को मैं ख़त्म कर देता तो आज हमारी बेटी घर से नहीं भागती। मैंने कहा, मुझे क्या पता था, मुझे लगा कि उसकी शादी करा देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये चुप भी हो गई थी, लेकिन असल में वह चुप्पी उस तूफान से पहले की चुप्पी थी। उसने अच्छा नहीं किया। मेरे पति ने कहा, ये सब छोड़ो, ये सोचो कि बाहर जो बारात बैठी है उन्हें क्या जवाब देंगे। मैंने कहा, जवाब क्या देना है? उन्हें कह दो कि लड़की भाग गई है, हमारे नसीब में बदनामी है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे साथ बुरा ही होगा। मेरे पति आसपास देखने लगे, कुछ सोचने लगे, फिर उसने कहा, नहीं, अगर हम चाहें और समझदारी से काम ले तो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तुम भी तो जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हारी उम्र कौन सी बहुत ज़्यादा है और तुम अपनी बेटी से ज़्यादा पतली हो। तुम्हें दुल्हन बनके उसकी जगह पर बैठना होगा। मैंने कहा, क्या तुम्हारे में अकल है या नहीं? मैं कैसे उसकी जगह पर बैठ सकती हूँ? जिस व्यक्ति के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी, जो मेरा होने वाला दामाद था, तुम मेरी और उसकी शादी करवाना चाहते हो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मेरे पति ने कहा, मैं तुम्हें अभी तलाक देता हूँ और तुम उसके साथ बैठ के चली जाओ। इस तरह मेरी इज्जत बच जाएगी। 2-3 हफ्ते तक इस बात को किसी तरह दबा कर रखना, अपनी जुबान ना खोलना, उस लड़के को समझाना, वह भी समझ जाएगा। और उसके बाद जब मैं प्रधान बन जाऊंगा तो फिर चाहे ये बात किसी को पता चले या ना चले, मेरे पास कुर्सी तो आ ही जाएगी। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे पता था कि मेरा पति परेशान है, शायद इसीलिए उल्टी सीधी बातें कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसने वही खड़े खड़े मुझे तलाक दे दी और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजारी, मेहनत की, थोड़े पैसों में खुश रही, लेकिन आज उसने मुझे किसी भी उचित वजह के बिना ही तलाक दे दिया। मैं तो ऐसे बैठ गई जैसे मेरे शरीर से आत्मा निकल गई हो। उसने मुझे खुद जल्दी जल्दी तैयार किया और मेरा घूंघट गिरा दिया और मुझे बाहर ले गया। उस समय मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि कब मेरा फेरा हुआ, कब क्या हुआ, पता नहीं। बस मेरी शादी हो गई और मेरी विदाई भी हो गई। मुझे होश नहीं रहा। मैं अपने होने वाले दामाद के घर में उसके बिस्तर पर बैठी थी। मेरा घूंघट अभी भी गिरा हुआ था। वहां पर मुझे 2-4 औरतें बिठा कर गई थी। ये लड़का भी अकेला था, उसका कोई नहीं था, इसलिए ज्यादा भीड़ नहीं थी। किसी ने मेरा चेहरा गौर से देखा ही नहीं था, लेकिन मैं अचानक एक झटके से जाग गई। मेरे शरीर में अजीब सा एहसास समा रहा था। ये क्या हो गया था? मेरे पति ने ये क्या कर दिया? क्या मेरे पति का दिमाग खराब था या वह नशे में थे जो उन्होंने ये सब कुछ कर डाला? मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी। मैं इस लड़के के साथ नहीं रह सकती थी और मेरे पति ने भी मुझे तलाक दे दी थी। अब मेरे साथ क्या होने वाला था? मैंने सोच लिया था कि मैं अपने दामाद को यह सारी बात बता दूंगी, उसे सब कुछ समझा दूंगी। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, लेकिन मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। वह तो मेरी औलाद की उम्र का है, मैं उसके साथ अपनी जिंदगी कैसे बिता सकती हूँ? लेकिन वह कमरे में आ ही नहीं रहा था। मैं बड़ी परेशान थी। मुझे लगा कि कहीं कोई और ना आ जाए। फिर एक औरत आ गई। उसने मुझे कहा, भाभी आपको कुछ चाहिए? मैंने नामे से हिलाया। उसने कहा, लगता है बहुत शर्म आ रही है, तभी तो आपने अब तक घूंघट उठाया नहीं है। अच्छा, आप चाहती है कि भाई ही आए और घूंघट उठाए? चलिए, ये भी अच्छा है। वैसे हमारे यहाँ भी एक रस्म है कि जब तक दूल्हा खुद अपने हाथों से घूंघट नहीं उठाता, लड़की को और कोई नहीं देखता। अच्छा, मैं यहाँ पानी और खाने पीने की कुछ चीज़ें रख के जा रही हूँ, आपको भूख लगे तो आप खा लीजिएगा। मैं सोच रही थी कि वह जिसको अपनी भाभी समझकर सेवा कर रही है, मैं वह नहीं हूँ, और कल को इन सब लोगों को पता चलेगा तो कितनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। और फिर मेरे पति ने मुझे तलाक दे के मुझे इस मुसीबत में फंसाया था, बल्कि उसने ये भी कहा था कि मुझे 2 हफ्ते तक इस बात को दबा के रखना है। किसी भी तरह ये बात
बाहर न निकलने पाए। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे पूरी कर सकती थी? मैं क्या करती? क्या मुझे ऐसा करना चाहिए था? अब तो वह मेरा पति भी नहीं रहा था। उसने मुझे एक ही पल में तलाक देकर दूसरे ही पल मेरी शादी करवा दी। ये मेरी जिंदगी के साथ क्या हो रहा था? मेरा दिमाग बिल्कुल घूम रहा था। जब दरवाजे के बाहर की तरफ से हलचल हुई, इसका मतलब था कि कोई अंदर आने वाला था। दरवाज़ा खुला तो लड़का अंदर आ गया। मैं अभी भी बेड पर बैठी हुई थी। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बाथरूम की तरफ चला गया। शायद कपड़े बदलने गया था। मुंह हाथ हाथ धोने के लिए बाहर आया तो कहा, तुम थक गई होगी, चाहो तो आराम कर लो। अच्छा, मैं भूल ही गया कि मुझे घूंघट उठाना है। अच्छा, मैं उठाता हूँ। मैं चाह रही थी कि वह मेरे पास ना आए, लेकिन वह मेरे पास आ रहा था। मुझे जल्द से जल्द कुछ सोचना था। मुझे उसे सब कुछ बता देना चाहिए था। बस इसके अलावा मेरे दिमाग में और कोई नहीं आ रहा था। मेरे पति ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं क्यों उसकी इज्जत बचाऊं? कल को ये बात कल को ये बात किसी को भी पता चलती, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपने आप को बचाना था, लेकिन कितनी बुरी तरह में फंसाया था मुझे कि ये तो मेरा पति था, मेरा उसके साथ फेरा हुआ था। सबके सामने उसने मुझे स्वीकार किया था और मैंने भी। वह मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। ये तो ऐसा ही था जैसे जिस इंसान को मैं अपने बेटे का दर्जा देना चाहती थी, वह मेरा पति बन बैठा। क्योंकि बेटी का पति तो बेटा ही होता है, बेटा जैसा होता है। उसने मेरा घूंघट उठाया ही था कि मैं उसके पैरों में गिर गई। मैंने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ मेरे पति की वजह से हुआ है। मेरी बेटी बहुत ज़िद्दी थी। हमें नहीं पता था कि वह क्या चक्कर चला रही है। वह शादी से कुछ देर पहले ही भाग गई थी। मेरे पति ने मुझे तलाक दी और तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती शादी करवा दी। मैं ये शादी करना नहीं चाहती थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। मुझे नहीं पता था मैं क्या करूं। मैं बहुत मजबूर थी। मुझे मजबूर किया गया। देखो, अगर तुम मेरी बेटी के पति बनते तो तुम मेरे बेटे की जगह होते, तब तो मुझे बताओ कि क्या किया जाए। मुझे इस मुसीबत से निकालो, किसी से पूछो, कुछ तो करो। मैं फूट फूट कर रो रही थी। वह हैरान रह गया। उसने तो मुझे कभी देखा ही नहीं था। उसने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे तो भगवान का धन्यवाद है कि मेरी शादी आपसे ही हुई है, क्योंकि मुझे तो आपके पति ने लड़की की तस्वीर नहीं दिखाई। मैं तो आपको ही अपना समझ रहा था। मैंने कहा, नहीं, मैं नीलम नहीं हूँ, मैं नीलम की माँ हूँ। उसने कहा, तो फिर हम दोनों के साथ ही बहुत बुरा हुआ है। मैंने तो आपके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं तो खुश था कि मेरी शादी आपसे हुई है। जब आपको यहाँ लेकर आ रहे थे तो मैंने चुपके से आपको देख लिया था। मुझे आप बहुत ही अच्छी लगी थी। मेरे लिए तो ये शादी बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है। मैंने इसको दिल से स्वीकार नहीं किया है। उसने कहा, अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ, पहले मुझे कुछ सोचने तो दो। बिस्तर की तरफ एक नज़र देखा और बाहर चला गया। पता नहीं वह कहाँ चला गया था। जब वापस आया तो उसके हाथ में एक सफ़ेद चादर थी। मैं हैरान रह गई कि उसने इस सफ़ेद चादर का क्या करना है। मैंने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, बिस्तर पे बिछाने के लिए लाया हूँ। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, ऐसी रात में तो सफ़ेद चादर ही बिछाई जाती है। मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मुझे समझ में आ गया कि ये मुझे अपनी बीवी समझता है और उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उसकी होने वाली सास थी और अब बीवी बन गई हूँ। वह मुझे बीवी की तरह ही रखने वाला था, तभी तो बिस्तर पे सफ़ेद चादर बिछा रहा था। और ये भी मेरे पति की तरह एक घटिया सोच का आदमी था। इसके साथ मेरी ज़िंदगी बुरी तरह से गुजरेगी। मैं एक नर्क से निकलकर दूसरे नर्क में फंस जाऊंगी। मैं चुप थी। वह कमरे से बाहर चला गया। उसने कहा, मैं अभी आता हूँ। जाहिर है वह फिर से कोई ऐसी चीज़ लेने गया था जिसकी उसे ज़रूरत थी, तभी तो उस समय कमरे से बाहर गया था। मैंने आस पास देखा तो दरवाजे के पीछे एक
पाइप पड़ा हुआ था। ये पाइप शायद गैस का था। उसका रंग हरा था। वह काफ़ी मोटा और भारी था। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मुझे यहाँ से भागना था। जैसे मेरी बेटी भागी, मेरे नसीब में भी भाग जाना लिखा था, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। मैंने वह पाइप उठाकर दरवाजे के पीछे छिप गई और थोड़ी देर के बाद जब वह कमरे में दाखिल हुआ, उसने जैसे ही कमरे में कदम रखा, मैंने उसके सिर पर पाइप दे मारा। वह फौरन ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने देखा भी नहीं कि वह बाहर से क्या लाया था। मैं वहाँ से उल्टे कदम भाग गई। एक औरत ने मुझे भागते हुए देख लिया। मैं भागकर अपने पहले पति के घर आ गई। उसने कहा, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था कि तुम वहाँ रहो और 2 हफ्ते तक इस बात को छिपा कर रखो, और तुम वहाँ पे एक और काम बढ़ा के आ गई। तुम और तुम्हारी बेटी, तुम दोनों ने ही मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और जल्दी जल्दी अपना सामान बांधने लगी। इन्हीं दिनों मेरी एक कमेटी भी निकली थी। वह भी मैंने अपने साथ रखी हुई थी और कुछ गहने भी थे, जबकि अब मैं इन दोनों पुरुषों के साथ नहीं रहना चाहती थी। मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी, कहीं भी जाती, लेकिन इन दोनों के साथ नहीं रहना चाहती थी। लेकिन रात बहुत हो गई थी। सोचा था कि सुबह चली जाऊंगी। दरवाजे को अंदर से लॉक लगा दिया था। मेरा पति अंदर नहीं आ सकता था, पर मुझे क्या पता था कि वह इस हद तक उतर जाएगा, क्योंकि अभी 2 घंटे ही गुजरे थे कि उसने दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वह दरवाज़ा तोड़कर अंदर आया, उसने कहा, मैं तुम्हें ख़त्म कर डालूंगा। वह मेरी तरफ लपका तो मैं घर से भाग गई। ये मेरी ज़िंदगी का ऐसा दिन था कि मुझे अपने ही घर से भागना पड़ रहा था और अपने ही पति से जान बचानी पड़ रही थी। लेकिन अब कोई मेरा पति नहीं रहा था। मैं भागती जा रही थी कि किसी से टकरा गई। वह कोई और नहीं बल्कि मेरा वर्तमान पति सूरज था। उसने कहा, क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रही हो तुम? उसने मुझे अपनी बाहों में छुपा लिया और अपने घर ले गया। उसने मुझे बिस्तर पर बिठाया और कहा कि मेरी पूरी बात ध्यान से सुनो। तुमने क्या समझा मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला था? मैंने बिस्तर पर सफ़ेद चादर इसलिए डाली थी क्योंकि बिस्तर गंदा था, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ। मेरा घर बहुत गंदा था और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें बुरा लगे। जो मैं बाहर गया था वो तुम्हारे लिए खाना लेने के लिए गया था, क्योंकि जिस तरह और जिन हालातों में तुम अपने घर से निकली हो, तो तुमने खाना तो खाया नहीं होगा। इसके बाद बैठ कर सोचोगे कि क्या करना है, और तुम मुझ पर वार करके भाग गई। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, तुम आराम से बैठ जाओ, रात गुजरने दो, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि सूरज के सिर पर चोट लग चुकी थी। वो उस पर पट्टी बांध रहा था और मैं चुपचाप बैठी थी। थोड़ी देर बाद नींद आ गई। सुबह उसने मुझे जगाया तो मैं डर गई। उसने कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सूरज से कहा कि मैं तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुकी हूँ, एक जवान बेटे की माँ हूँ, तुम मुझे तलाक दे दो। उसने कहा, फिर क्या आप अपने पहले पति से फिर से शादी करेंगी? मैंने कहा, नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूँगी, कहीं और चली जाऊँगी। उसने कहा, कैसे गुजर बसर होगा आपका? क्या करेंगी आप? मैंने कहा, ये तुम्हारा सिर दर्द नहीं है, तुम अपनी ज़िंदगी बचाओ। उसने कहा, अगर आपकी बेटी इस तरह की होती तो फिर भगवान ने मुझे बचा लिया, क्योंकि मैं तो उससे शादी करके बुरी तरह फंस जाता। वह तो मेरी इज्जत की भी परवाह ना करती। लेकिन आप एक अच्छी औरत हैं, आपने अपने पति की इज्जत के लिए कुर्बानी दी, और अभी भी आप मुझे ये कह रही हैं कि मैं अपने बारे में सोचूं, आपके बारे में नहीं। ये इस बात का सबूत है कि आप एक बहुत अच्छी औरत हैं और आप जैसी औरत के साथ ज़िंदगी बितानी चाहिए। मैं भी कोई इतना कम उम्र नहीं हूँ। अगर आपकी उम्र 38 साल है तो मेरी उम्र भी 34 साल है। हमारी उम्र में कोई इतना फ़र्क तो नहीं है। हाँ, मैं लगता नहीं हूँ इतना, ये अलग बात है। दुबला पतला हूँ, सिर पर कोई बाल नहीं है, और इसी कारण बाहर के खाने खाकर तबीयत हमेशा ख़राब रहती है। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन मेरी भी पहली शादी हुई थी, पर 6 महीने के बाद हमारा
मामला ख़राब हो गया था और वह तलाक लेकर चली गई थी। तो ये मेरी दूसरी शादी है। मैं आपको अपना फ़ैसला सुना रहा हूँ और वह ये है कि मैं आपको अपने साथ रखना चाहता हूँ। अगर आप रहना चाहती हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको तलाक दे दूँगा। लेकिन आपको सोचने के लिए वक़्त दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस पर सोचें, आराम से सोचें। ये आपकी ज़िंदगी है। मैं उसकी बात पर हैरान रह गई कि ये किस तरह का इंसान था। वाक़ई एक अच्छा इंसान था। उसने कहा, आप आराम से सोचें, और मैं सोच में पड़ गई। 1-2 दिन उसने कहा, आप जितने दिन यहाँ रहना चाहें रह सकती हैं, एक मेहमान की तरह, और फिर अगर इस घर को अपनाना चाहें तो मैं आपके साथ हूँ। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ऐसी बात कर दी। मुझे तो लगा था कि वह खुद मुझे तलाक दे देगा और कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। अब आप लोग मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ? क्या मैं सूरज के साथ अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारूँ, या फिर उससे अलग होकर अपने पहले पति से शादी कर लूँ, या फिर इन दोनों को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊँ और अकेले ही ज़िंदगी बिताऊँ? मेरी पहली शादी भी मेरी मर्ज़ी से नहीं की गई थी। इसमें मेरा क्या कसूर था? मुझे आप लोगों की कीमती सलाह की ज़रूरत है, और जल्द से जल्द सलाह दें तो आप सभी की बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसी ही नई दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।